हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम शुरू करने वाले हैं सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का थ्योरीज। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला कॉन्सेप्ट जो है वो वेपर प्रेशर के बारे में हमें पढ़ना है, ताकि आपको अच्छी तरह से ये कॉन्सेप्ट पूरा चैप्टर समझ में आए कि वेपर प्रेशर ये बार बार आने वाला है, बहुत सारे लॉस हैं इसके अंदर। ठीक है, तो वेपर प्रेशर क्या होता है, मैंने यहाँ पे दो कंटेनर ड्रॉ किया है। ये दोनों कंटेनर में नीचे है आपका लिक्विड, ठीक है, यहाँ पे लिक्विड है और ये वैक्यूम है। ठीक है, वैक्यूम है मतलब यहाँ पे जो भी एयर था, एयर को मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है, तो क्या होता है कि एट रूम टेम्परेचर यहाँ पे जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होंगे, ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स वो फ्रीली रैंडमली मूव करते हैं। तो व्हेन दे मूव रैंडमली, ओके, दे विल कोलाइड विथ, व्हेन दे कोलाइड विथ ईच अदर, अगर कोलाइड करेंगे तो कोलाइड करने पर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो होता है एक से और एक में ट्रांसफॉर्म होते हैं। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफॉर्म होने से क्या होता है, जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स एकदम इंटरफेस में होगा, ठीक है, इंटरफेस मतलब एकदम सरफेस के सामने जो भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स होगा, अगर उनको ये काइनेटिक एनर्जी मिल जाए, देन दिस मॉलिक्यूल हैज़ अ टेंडेंसी टू एस्केप। ठीक है, वो एस्केप करने का टेंडेंसी आ जाता है उनका, क्योंकि एनर्जी बढ़ जाता है। तो एनर्जी बढ़ जाने से उसका एस्केपिंग टेंडेंसी इंक्रीज हो जाता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है, जो ऊपर वाला जो जगह ये सेचुरेटेड नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी सेचुरेटेड, ये सेचुरेटेड नहीं होना चाहिए। ये सेचुरेटेड होने का मतलब ये होता है कि इसमें सेचुरेटेड है मतलब इसमें आपका लिक्विड मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी बहुत सारा है। ठीक है, तो सेचुरेटेड होने से तो एस्केप भी कर नहीं पाएगा आफ्टर मतलब कोलाइडिंग ऑल्सो। ओके, तो सेचुरेटेड नहीं होना चाहिए। तो ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है ये एस्केप करेगा, तो ये कब तक एस्केप करते रहेंगे, जब तक यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करता, या फिर सेचुरेटेड जब तक नहीं होता। ठीक है, तो एट सेचुरेशन पॉइंट, ठीक है, या इक्विलिब्रियम या फिर आप इक्विलिब्रियम बोल सकते हो। तो एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम ये इक्विलिब्रियम का सिंबल है। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, यहाँ पे जितना भी आपका लिक्विड मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट हो गया है और जितना भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स दोनों सेम हो जाएगा। ठीक है, तो सेम हो जाएगा तो हम ऐसे बोल सकते हैं जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, और जो वेपर है, उन दोनों के बीच में क्या हो गया, इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसमें जो आपका के आएगा, ठीक है, कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस इक्विलिब्रियम, दैट विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ वेपर। ठीक है, प्रेशर ऑफ वेपर आप बोल सकते हो डिवाइडेड बाय द प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या होता है, वो तो कांस्टेंट होता है, लिक्विड का कोई प्रेशर नहीं होता। तो के इक्वल टू क्या बन जाएगा, पी वी। ठीक है, और हमें पता है के जो होता है, और ये के क्या होगा, ये पी के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, बिकॉज वी आर एक्सप्रेसिंग इन टर्म्स ऑफ द प्रेशर। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ प्रेशर अगर हमने लिखा है तो ये के पी हो गया। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, के पी, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, कांस्टेंट होता है मतलब ये सिर्फ प्रेशर वॉल्यूम या किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, नेचर ऑफ कंटेनर के ऊपर भी डिपेंड नहीं करेगा, नेचर ऑफ मॉलिक्यूल का ऊपर भी डिपेंड नहीं करेगा। केपी ओनली डिपेंड्स अपॉन ओनली वन फैक्टर एंड दैट इज द टेम्परेचर। ओके, ये सिर्फ डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। ठीक है, ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। जो केपी होता है वो सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो अगर मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा दोनों कंटेनर पे, ठीक है, यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर के ऊपर अगर डिपेंड करेंगे तो पीवी क्या हो जाएगा, पीवी आपका कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पीवी भी आपका कांस्टेंट हो जाएगा। पीवी क्या है, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर। तो यहाँ पे जो वेपर में जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या करते हैं, आइदर वो वॉल ऑफ द कंटेनर में कोलाइड करेंगे या फिर ये जो सरफेस है सरफेस में आके कोलाइड करेंगे। ठीक है, मतलब कोलाइड करेंगे मतलब एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। ठीक है, फोर्स एक्सर्ट करेंगे, फोर्स एक्सर्ट करने के कारण वहाँ पे एक प्रेशर फॉर्म करेगा, उस प्रेशर को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर आपका कांस्टेंट रहेगा अगर आपका टेम्परेचर भी आपका कांस्टेंट है, राइट। तो अभी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि ये दो कंटेनर तो अलग अलग साइज़ का है, तो अलग अलग साइज़ के होंगे तो दोनों में क्या वेपर प्रेशर सेम होगा या अलग होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे जो इंटरफेस ड्रॉ करा है, इंटरफेस का साइज़ तो अलग अलग है। तो यहाँ पे ज़्यादा लिक्विड मॉलिक्यूल एस्केप नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे ज़्यादा कर पाएंगे, ऐसा कुछ क्वेश्चन होता है क्या, या फिर वेपर प्रेशर दोनों में मतलब सेम होगा कि अलग होगा, ये क्वेश्चन है मतलब। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये समझना है, हमने यहाँ पे केपी का एक्सप्रेशन ऑलरेडी लिखा है, केपी इक्वल टू पी वी डिवाइडेड बाई द प्रेशर ऑफ लिक्विड, और प्रेशर लिक्विड कांस्टेंट होता है, मतलब केपी इक्वल टू आपका प्रेशर ऑफ वेपर बन गया है ना, वेपर प्रेशर बन गया। तो वेपर प्रेशर इज एक्चुअली इक्वल टू केपी, और केपी किसके ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है, दोनों पे टी रखा है, टेम्परेचर सेम है, तो वो लिक्विड आपका जैसा भी हो उसका सरफेस एरिया जो है, जो आपका इंटरफेस है, वो जितना छोटा या जितना बड़ा उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मतलब ये साइज के ऊपर, एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। एस्केपिंग जो मतलब एरिया है जहाँ से एस्केप करेंगे उसके एरिया के ऊपर, साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे वो कितना बड़ा एरिया है। ठीक है, तो जो वेपर प्रेशर होगा दोनों में क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर जो है सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जो साइज एस्केपिंग करने का जो साइज है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है।
ठीक है। तो दोनों में आपका क्या आएगा, वेपर प्रेशर, क्योंकि दोनों ही डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द वेसल। वेसल जैसा भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, एस्केपिंग करने वाला एरिया जो है वो छोटा हो या बड़ा हो, उसके ऊपर डिपेंड कभी भी नहीं करेगा। तो हम क्या बोलेंगे, इसमें जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर इन द कंटेनर 1, ओके, वेपर प्रेशर इन द कंटेनर 1 विल बी इक्वल टू द वेपर प्रेशर इन द कंटेनर 2, अगर ये 2 कंटेनर है, ठीक है। बिकॉज द वेपर प्रेशर इज ओनली डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, ओके। वेपर प्रेशर ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ठीक है, क्योंकि वेपर प्रेशर जो है दैट इज ओनली इक्वल टू Kp, ओके। इसमें फिर और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर सपोज मैंने क्या किया, जो ये सेकेंड कंटेनर में ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो इसमें मैंने इंटरफेस लगाया, एक सरफेस है, नीचे लिक्विड है, ऊपर वेपर है, ठीक है, ऊपर वेपर है, नीचे लिक्विड है। तो अगर ये जो सरफेस है, इसमें अगर मैं एक ग्लास रख देता हूँ, ठीक है, अगर मैं एक ग्लास रखता हूँ, ग्लास से कवर के, पतला ग्लास है वो, और ग्लास में मैंने क्या किया, एक होल बनाया, ठीक है, एक होल बनाया। तो क्या अभी यहाँ पे अमाउंट ऑफ वेपर जो है पहले की तरह होगा, ठीक है, पहले ग्लास लगाने से पहले जो यहाँ पे वेपर था, जितना वेपर था, क्या अभी भी उतना ही वेपर होगा, ठीक है, क्या अभी भी उतना ही वेपर होगा, या फिर उसमें इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपके पास, यहाँ पे एक हॉल है, राइट, यहाँ पे एक हॉल है। तो इसमें देखिए, इसमें क्या है, हॉल कंप्लीटली, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हॉल है ही नहीं, पूरा ग्लास से आपने कवर कर दिया, मैंने एक हॉल रखा है यहाँ पे, तो हॉल रखा है, तो यहाँ से तो आपका वेपर तो फॉर्म करेगा, है ना, तो वेपर तो फॉर्म करेगा, यहाँ से आपका जो लिक्विड मॉलिक्यूल एस्केप करेंगे, एस्केप करके वेपर में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे भी क्या होता है, हमें पता है यहाँ पे जो वेपर प्रेशर आएगा एट इक्विलिब्रियम, दैट विल बी इक्वल टू द Kp, राइट। इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन फाइनली जो वेपर प्रेशर आएगा डेट विल बी इक्वल टू Kp। देन फाइनली Pv विल ओनली डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, टेम्परेचर के ऊपर ही डिपेंड करने वाला है। तो यहाँ पे आपने ग्लास से आपने कवर किया, उसमें होल एक बनाया, 2 बनाया, ठीक है, इससे उससे ज़्यादा बनाया, तो होल बनाने पर और ग्लास नहीं रखने पर, ठीक है, अगर आपने होल बना के आपने ग्लास रखा है और एक बार आपने ग्लास को हटा दिया है, तो दोनों पे ही वेपर प्रेशर जो है सेम होने वाला है। तो वेपर प्रेशर आपका यहाँ पे चेंज नहीं होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर जो है वो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। वो आपका जो नेचर ऑफ जो वॉल है, या फिर नेचर ऑफ द कंटेनर है, या फिर नेचर ऑफ द इंटरफेस है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। सिर्फ एक बात होना चाहिए कि जो आपने यहाँ पे इंटरफेस लगाया, ग्लास लगाया, और ग्लास ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें एक भी होल नहीं है, तो आपका एस्केप भी नहीं कर पाएगा ना। तो आपने एक एटलीस्ट आपको एक होल होना चाहिए उसमें, तो उस होल से आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन थोड़ा सा स्लो हो सकता है पहले, लेकिन इक्विलिब्रियम में जो आपका वेपर प्रेशर बनेगा, वेपर प्रेशर क्या होता है, एयर इक्विलिब्रियम में जो वेपर होगा, है ना, उसी को हम वेपर प्रेशर बोलते हैं, है ना। तो वेपर प्रेशर जो होगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा बनने में, लेकिन उसका वेपर प्रेशर सेम ही होगा जब आपने ग्लास नहीं रखा था, ठीक है। तो ग्लास रखने पर भी कोई वेपर प्रेशर का अमाउंट आपका चेंज नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम ऐसे बोलेंगे कि वेपर प्रेशर ओनली डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द कंटेनर, ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द कंटेनर, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द ग्लास, ओके, हैविंग ए होल, ओके, उसका नेचर के ऊपर भी डिपेंड नहीं करेगा, होल कितना बड़ा है उसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ओनली डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन ऐसे आपका 3 तरह के होता है। एक होता है ट्रू सॉल्यूशन, एक होता है ट्रू सॉल्यूशन, जिसमें पार्टिकल का साइज आपका लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, ठीक है। तो सॉल्यूट पार्टिकल जो है, सॉल्यूट पार्टिकल का जो साइज है 1 नैनोमीटर से कम होना चाहिए। और एक होता है कॉलोइडल सॉल्यूशन, कॉलोइडल सॉल्यूशन में थोड़ा सा बड़ा साइज होता है। ट्रू सॉल्यूशन प्योर होमोजेनियस सॉल्यूशन है, ठीक है। कॉलोइडल सॉल्यूशन जो है ये भी होमोजेनियस मतलब हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन है, लेकिन हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, लेकिन देखने में आपको होमोजेनियस मिक्सचर की तरह लगता है। और इसमें जो पार्टिकल साइज है, पार्टिकल साइज आपका 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है पार्टिकल साइज, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो होता है सस्पेंशन। तीसरा जो होता है सस्पेंशन, यहाँ पे पार्टिकल का जो साइज वो ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होता है। तो ये कंप्लीटली हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है। लेकिन हम इस वाले चैप्टर में ज़्यादातर पढ़ने वाले हैं ट्रू सॉल्यूशन, ओके। ट्रू सॉल्यूशन पे ही हमारा टारगेट रहेगा ज़्यादातर। तो ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन इज एन होमोजेनियस सॉल्यूशन, ठीक है। होमोजेनियस मतलब there is no boundary between the solid molecules and the solvent molecule, ठीक है। तो we are going to discuss only about the homogeneous solution in this चैप्टर। तो होमोजेनियस सॉल्यूशन जैसे कि मतलब एक बात आपको इसमें एक पॉइंट याद रखना है, होमोजेनियस सॉल्यूशन में जो पार्टिकल होगा, पार्टिकल साइज जो भी जितना भी बड़ा हो, ठीक है, वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो हमेशा आपका होमोजेनियस मिक्सचर ही आपका फॉर्म करेगा। सॉल्यूशन कैन हैव कंटिन्यूसली अ वेरिएबल कंपोजिशन, ओके, एंड दे आर ऑलवेज होमोजेनियस ऑन ए स्केल बियॉन्ड द साइज ऑफ द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जैसा भी साइज हो वो आपका होमोजेनियस ही बनेगा, सॉल्यूशंस में होमोजेनियस मिक्सचर बनेगा। तो अभी यहाँ पे देखो, जैसे कुछ मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि हो गया अल्कोहल इन वाटर, ठीक है, अल्कोहल इन वाटर, ठीक है। सो इट इज़ एन होमोजेनियस सॉल्यूशन, ओके। और जैसे कि और हो गया आपका, जैसे कि HCl फॉर परक्लोरिक एसिड इन बेंजीन, ओके, HCl फॉर इन ए बेंजीन। फिर आप ये भी ले सकते हो जैसे कि प्रोटीन्स, ठीक है, ये भी एक सॉल्यूशन है, लेकिन प्रोटीन्स का जो साइज़ होता है 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है, सस्पेंशन बनेगा। तो प्रोटीन्स इन
एक्वास सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये तीनों जो मिक्सचर है ये तीनों आपका सॉल्यूशन है, लेकिन सॉल्यूशन अलग अलग तरह के सॉल्यूशन। पहला जैसे कि आपका ट्रू सॉल्यूशन हो गया, ये भी ट्रू सॉल्यूशन है, लेकिन ये सस्पेंशन सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसमें एक बात आपको याद रखना है, ये ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल जैसे कि जिगजैग मोशन पे मूव करते हैं, ऐसे करके, है ना। ये एक ट्रू सॉल्यूशन, ये एक सॉलिड मॉलिक्यूल्स है, तो इस तरह से जिगजैग मोशन पे मूव कर रहा है, ठीक है। जिगजैग मोशन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम ब्राउनियन मोशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन मोशन। उसी तरह से किसी भी सॉल्यूशन में, वो सस्पेंशन हो या कोलाइडल सॉल्यूशन हो, पार्टिकल्स जो होते हैं वो ब्राउनियन मोशन पे ही मूव करते हैं। मतलब प्रोटीन मॉलिक्यूल हो या HCl हो या अल्कोहल हो, ठीक है, किसी भी सॉल्वेंट में क्या करेगा, ब्राउनियन मोशन पे ही मूव करेगा। तो ये थोड़ा कुछ ये कैरेक्टरिस्टिक्स था। और जैसे कि आपका सॉलिड सॉल्यूशन भी होता है, एलॉय, है ना। तो एलॉय में जैसे कि ये, इसको हम सॉलिड सॉल्यूशन बोलते हैं, तो इसमें भी सेम है, इसको भी हम सॉल्यूशन बोलेंगे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होता है। इसमें से आपको ज़्यादातर जो पढ़ना है इस वाले चैप्टर में वो क्या है, होमोजेनियस सॉल्यूशन ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन पढ़ना है हमें, ट्रू सॉल्यूशन होमोजेनियस ही होता है, तो ट्रू सॉल्यूशन हमें पढ़ना है, जैसे कि अल्कोहल इन वाटर, HCl इन बेंजीन, लाइक दिस, ओके। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल लेते हैं अभी, उसको डिस्कस करना है कि किस तरह का इंटरेक्शन होता है उनमें। जैसे कि ये हो गया O2 लिया मैंने, ठीक है। सॉलिड जो है, यहाँ पे मैं सॉलिड लिखता हूँ, यहाँ पे मैं सॉल्वेंट लिखूंगा, ठीक है। और यहाँ पे टाइप्स, व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इट इज, ओके। अगर मैं ले रहा हूँ ऑक्सीजन, ठीक है, और सॉल्वेंट ले रहा हूँ N2, ठीक है। नेचर में क्या होता है, नाइट्रोजन तो 78% होता है और ऑक्सीजन आपका 21% होता है, ठीक है। ये दोनों का जो मिक्सचर है, व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर इट इज कॉल्ड गैसियस मिक्सचर, ओके। गैसियस मिक्सचर या गैसियस सॉल्यूशन, ठीक है। या फिर अगर आप ले रहे हो टोल्यून, टोल्यून और बेंजीन, ठीक है। आपका सॉल्वेंट बेंजीन है और सॉलिड आपने टोल्यून लिया, ठीक है। सॉलिड और सॉल्वेंट समझ में आता होगा ना, जो आपका कम अमाउंट पे होता है उसको हम सॉलिड बोलते हैं, जो ज़्यादा अमाउंट पे होगा उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। तो ये जो सॉल्यूशन होगा ये आइडियल सॉल्यूशन होगा। तो आइडियल क्यों, आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, टाइप ऑफ द सॉल्यूशन क्या है, आइडियल। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, जहाँ पे इसको, ये अगर सॉल्यूट है तो सॉल्यूट को हम अगर B से डिनोट करते हैं और सॉल्वेंट को अगर हम A से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जो बेंजीन बेंजीन के बीच में इंटरेक्शन होगा, जो A इंटरेक्शन होगा, ठीक है, और जो B इंटरेक्शन होगा, ठीक है, और दोनों को मिक्स करने के बाद जो AB इंटरेक्शन होगा, सबका इंटरेक्शन अगर सेम है, ठीक है, सबका इंटरेक्शन अगर सेम है, तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब मिक्स करने के बाद बेंजीन बेंजीन में किस तरीके से आपका मतलब ये हो सकता है, इंटरेक्शन हो सकता है। बेंजीन तो आपका एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो ये दो बेंजीन मॉलिक्यूल, इनके बीच में क्या होगा, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। और सपोज और एक मैंने टोल्यून ले लिया, टोल्यून ले लिया CH3, ठीक है, CH3, ठीक है। तो इनके बीच में भी क्या होगा, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ होता है, जहाँ पे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अभी दोनों को अगर मैंने मिक्स कर दिया, तो मिक्स करने के बाद क्या होगा, मिक्स करने के बाद अभी बेंजीन के इस साइड में आ गया टोल्यून, ठीक है, टोल्यून के इस साइड में आ गया बेंजीन, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में भी वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यहाँ पे भी वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। बेंजीन के इस साइड में, बेंजीन के साइड में ये बेंजीन था, अभी बेंजीन को रिप्लेस करके टोल्यून आ गया, ठीक है। तो बेंजीन जो है इसको क्या मतलब डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा, है ना, क्योंकि सिर्फ CH3 एक नया करके लगा है, ठीक है। तो एक बेंजीन को हटा के अगर हमने टोल्यून, बेंजीन वाले सॉल्यूशन में अगर एक बीच वाले बेंजीन को हटा के अगर हमने टोल्यून यहाँ पे रख दिया, तो वो टोल्यून सेम तरह का इंटरेक्शन ही करेगा बेंजीन की तरह। तो यहाँ पे जो AB इंटरेक्शन है, ये A है, ये B है, तो AB इंटरेक्शन जो है, AB इंटरेक्शन आपका सेम हो गया जैसे कि BB में था और AA में था, ठीक है। तो इस तरह के जो मिक्सचर होंगे, इस तरह के जो सॉल्यूशन मिक्सचर होंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, AB इंटरेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू BB इंटरेक्शन एंड BB इंटरेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द AA इंटरेक्शन। अभी 3 नंबर पे आते हैं। 3 नंबर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने एसीटोन लिया, ठीक है, एसीटोन लिया और ये क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म कैसा होता है, क्लोरोफॉर्म एक नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ये ऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक है। और एसिडोन क्या है, थोड़ा सा पोलर है, स्लाइटली पोलर, स्लाइटली पोलर, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में थोड़ा सा इंटरेक्शन होगा, और ये इंटरेक्शन किस तरह का इंटरेक्शन ये होगा, ये जो सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। क्यों नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनेगा, देखो अब यहाँ पे ध्यान से समझना है इसमें, ठीक है। एसीटोन जो होता है, एसीटोन का जो फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर होगा CH3CO CH3। तो दो CH3 के बीच में किस तरह का इंटरेक्शन होगा, दो CH3 के बीच में, मतलब ये A कंसिडर कर लिया मैंने और ये B कंसिडर कर लिया मैंने, ठीक है। सॉल्वेंट को हमेशा सॉरी इसको आप A ले लेना, ठीक है, इसको आप A ले लेना और इसको सॉल्यूट को B ले लेना, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो इंटरेक्शन होगा दोनों के बीच में, वो इंटरेक्शन किस तरह का इंटरेक्शन हो सकता है, CH3
या देखिए ये जो बॉन्ड है CO बॉन्ड, ये CO बॉन्ड थोड़ा सा पोलर होगा, ठीक है, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में आपका एक डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है, ठीक है। तो इसका ओरिएंटेशन थोड़ा उल्टा होना चाहिए, तब जाके इनके बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। तो यहाँ पे डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है। और क्लोरोफॉर्म में क्या होगा, क्लोरोफॉर्म होता है CH Cl3, तो CH ये भी थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा पोलर है, लेकिन इसको हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मानते हैं। तो ये आपका जो क्लोरोफॉर्म है, दो क्लोरोफॉर्म के बीच में नॉन पोलर होने की वजह से किस तरह का आपका इंटरेक्शन होगा, इसमें होगा आपका वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। इनके बीच में क्या होगा, वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अभी दोनों को अगर हम मिक्स कर लेंगे ना, तो मिक्स करने के बाद किस तरह का इंटरेक्शन होगा देखना। ये हो गया आपका एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का ये CH, और यहाँ पे 3 क्लोरीन, और यहाँ पे ऑक्सीजन में पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, तो दोनों के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो दोनों के बीच में अगर एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ जो होता है डायपोल डायपोल और वैन डेर वाल्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। तो स्ट्रॉन्गर होने की वजह से यहाँ पे जो AB इंटरेक्शन बनेगा, वो AB इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन AA एंड BB, ठीक है। तो इसलिए ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, जहाँ पे AB इंटरेक्शन जो है वो AA और BB से क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्गर होना चाहिए या फिर वीकर होना चाहिए। तो अगर वो अलग होगा तभी जाके हम उसको नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। तो अभी स्ट्रॉन्गर AB जो है, AB बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर भी हो सकता है या फिर वीकर भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे आपका क्या बना, स्ट्रॉन्गर बना। तो अगर स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन बनेगा देन AA एंड BB, तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, नेगेटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, मतलब नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा, ठीक है। तो डेविएशन क्या चीज़ है वो मैं आपको रोल्स लो में समझा दूंगा, ठीक है। तो अभी बस आपको समझना है इसमें, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ओके। अभी नेक्स्ट और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 4 नंबर पे सॉलिड मैंने ले लिया NaCl, ठीक है, NaCl सॉलिड मैंने ले लिया और सॉल्वेंट ले लिया सपोज वाटर लिक्विड, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या होता है, जो टाइप ऑफ सॉल्यूशन है इसको हम बोलेंगे आयनिक सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे आइडियल या नॉन आइडियल नहीं होता है, ठीक है, ये आयनिक सॉल्यूशन होता है। तो रीज़न क्या है, देखिए यहाँ पे जो NaCl है, ये NaCl ये आयनिक बॉन्ड होता है, इनके बीच में जो बॉन्ड है, बॉन्ड इसको हम लैटिस बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लेटिस बॉन्ड भी बोलते हैं क्योंकि ये क्रिस्टल पे होता है। तो NaCl पे सोडियम पे पार्शियल पॉजिटिव और क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो वाटर मॉलिक्यूल जो है इसको चारों तरफ से क्या करें, सराउंड्स करेंगे, है ना, इंटरेक्शन के लिए। और इस इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, जैसे कि ये वाटर पोलर है, तो हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव होगा, है ना। तो ये जो क्लोरीन माइनस है, क्लोरीन माइनस के साथ H+ के साथ इस तरह से इंटरेक्शन होगा। इस इंटरेक्शन को हम बोलते हैं हाइड्रेशन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन। अगर कोई और सॉल्वेंट होगा तो उसको हम बोलेंगे सॉल्वेशन। वाटर है इसलिए हम इसको हाइड्रेशन बोल रहे हैं। और वाटर सोडियम प्लस को कैसे अप्रोच करेगा, इस तरह से, क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिव है और सोडियम प्लस है, ठीक है, इस तरह से अप्रोच करते हैं। तो यहाँ पे अप्रोच करने का जो इंटरेक्शन है, ये इंटरेक्शन से जो एनर्जी रिलीज होता है उसको हम बोलेंगे हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। इस इंटरेक्शन को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन, ओके, प्रोसेस को बोलते हैं हम हाइड्रेशन। और जो एनर्जी रिलीज करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन एंथैल्पी या फिर हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी। तो यहाँ पे ये नया इंटरेक्शन बन रहा है, नया बॉन्ड बन रहा है, वैसे भी बोल सकते हो, ये एक वीक इंटरेक्शन होता है हाइड्रेशन। तो केमिस्ट्री में क्या होता है, जब भी कोई एक नया बॉन्ड फॉर्म होता है तो उससे आपका एनर्जी रिलीज होता है, और यहाँ से जो ये इंटरेक्शन की वजह से जो एनर्जी रिलीज होगा वो दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एक्चुअली यूज टू ब्रेक दिस बॉन्ड, ठीक है, टू ब्रेक दिस लैटिस बॉन्ड। तो लैटिस बॉन्ड का एनर्जी जो है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा होता है, और हाइड्रेशन से जो एनर्जी निकलता है वो बहुत कम होता है। लेकिन बहुत सारा हाइड्रेशन, हैवीली हाइड्रेशन होने के कारण एनर्जी इतना ज़्यादा रिलीज हो रहा है कि इस बॉन्ड को तोड़ पाते हैं, ठीक है, इस बॉन्ड को हम तोड़ पाते हैं, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, ओके, by hydration enthalpy, okay, by hydration is actually compensate to break this bond, is actually कॉम्पेंसेट टू ब्रेक दिस बॉन्ड। लेकिन फिर भी ये बॉन्ड एनर्जी का थोड़ा सा एनर्जी ज़्यादा होता है, तो इसलिए क्या होता है, आपने जो ये एक्वास फेस पे हो रहा है, जिस कंटेनर पे हो रहा है, वो कंटेनर थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। थोड़ा सा ठंडा क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये कूल हो जाएगा। थोड़ा सा क्यों कूल हो जाएगा, क्योंकि जो NaCl बॉन्ड है वो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है देन द हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो हाइड्रेशन से जितना एनर्जी रिलीज हो रहा है उससे थोड़ा ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी NaCl में आपको चाहिए तोड़ने के लिए, ठीक है। तो ये सोल्यूशन फाइनली थोड़ा सा कूल हो जाता है। कूल क्यों होता है, क्योंकि एनवायरमेंट से थोड़ा सा एनर्जी ये NaCl बॉन्ड जो है ये ले लेता है, लेके इसको बॉन्ड को टूट जाता है, ठीक है, फाइनली ये टूटेगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी चाहिए होता है NaCl बॉन्ड को तोड़ने के लिए, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है हाइड्रेशन से ही आपका वो एनर्जी क्या होगा, यहाँ पे यूज अप हो जाएगा, यूज हो जाएगा, ठीक है, सारा यूज हो जाएगा हाइड्रेशन एनर्जी। और उसमें और थोड़ा एनर्जी बाहर से लेंगे, मतलब आपका एनवायरमेंट से लेंगे NaCl बॉन्ड को क्या करेंगे, टूट जाएगा। थर्मोडायनेमिकली हम ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस आपको थोड़ा सा एंडोथर्मिक
एंडोथर्मिक है, ठीक है, स्लाइटली एंडोथर्मिक, इतना भी ज़्यादा नहीं है। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ जो हीट ऑफ सॉल्यूशन है, मतलब एंथैल्पी जो है, हाँ, हीट ऑफ सॉल्यूशन जो है पर मोल ऑफ सोल्यूट जो होगा, मतलब हर एक मतलब NaCl एक NaCl मॉलिक्यूल जो होगा पर मोल ऑफ सोल्यूट जो होगा वो अमाउंट होता है इसका 3.9 किलोजूल, ठीक है, मतलब 3.9 किलोजूल पर मोल होता है इसका हीट। तो 3.9 ज़्यादा नहीं होता है, मतलब थोड़ा है, बहुत कम होता है, ठीक है। तो इतना कम अमाउंट ऑफ हीट ये मतलब एनवायरनमेंट से ये लेते हैं, लेकिन इस बॉन्ड को तोड़ते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए NaCl को तोड़ने के लिए, तो बाकी का जो एनर्जी वो हाइड्रेशन से ही यहाँ पे कॉम्पेंसेट हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये एक आपका आयनिक सॉल्यूशन ना, ये आइडियल है ना आइडियल नॉन आइडियल है, ये कम्प्लीटली आयनिक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि ये टूटने के बाद अभी क्या बन जाएगा Na+, ठीक है। Na+ को चारों तरफ से क्या करेंगे, वाटर सराउंड्स करेगा, Cl- को वाटर चारों तरफ से क्या करेंगे, चारों तरफ से इसको सराउंड्स करेंगे, ठीक है। इसमें और एक चीज़ होता है कि जब NaCl बॉन्ड टूट जाता है, टूटने के बाद आपका आयन सेपरेट हो गया, पहले आपका एक ही आपका सॉलिड मॉलिक्यूल था, अभी दो आयन बन रहा है, तो इससे आपका एंट्रोपी भी इंक्रीज होता है। तो एंट्रोपी इंक्रीज होने से भी वो भी एक रीज़न है कि आपका इतना कम अमाउंट ऑफ एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो एक एंट्रोपी भी आपका यहाँ पर सप्लाई कर रहा है, क्योंकि एंट्रोपी बढ़ने से, रैंडमनेस बढ़ने से क्या होता है, सिस्टम स्टेबल होता है, ठीक है। तो ये और नेक्स्ट और एक एग्जांपल लेते हैं 5 नंबर पे। तो अभी सपोज मैंने सल्फ्यूरिक एसिड लिया सॉल्यूट में H2SO4, ये लिक्विड है, हाँ, ये एक्वास नहीं है, सिर्फ लिक्विड है, और मैंने इसको वाटर में डिजॉल्व कर दिया, ठीक है। तो इसका जो टाइप होगा ये भी आपका आयनिक है। तो आप भी ध्यान से देखना, ये सल्फ्यूरिक एसिड मैंने एक्वास नहीं लिया, अगर एक्वास होता तो पानी भी होता है इसमें साथ ना, तो सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड है। तो अगर मैंने सल्फ्यूरिक एसिड पानी में ऐड कर दिया तो ये बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। आप लोगों को पता है एसिड अगर आप पानी में ऐड कर दोगे, या पानी एसिड में आप ऐड नहीं कर सकते, है ना, पानी अगर एसिड में ऐड करोगे तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ मतलब हीट रिलीज कर देगा, तो एक्सप्लोजिव हो सकता है रिएक्शन। तो आपको सोल्यूट जो है सॉल्वेंट में ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद क्या होगा, इसमें जो भी H+ है, ये जितना पानी आप ऐड करोगे उतना ज़्यादा डाइल्यूट होते रहेगा, और इसमें जो H+ है वो सारा डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है, निकल के आएगा। तो निकल के आएगा फाइनली आपका बनेगा 2H+ प्लस SO4 2-, ठीक है। तो यहाँ पे जो H+ है और सल्फेट आयन है, इसको क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल से चारों तरफ से सराउंड्स करेंगे इसको, ठीक है, सराउंड्स करेंगे तो इस तरह से हाइड्रेशन होगा। और वही हाइड्रेशन एनर्जी जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है, क्योंकि दो H+ आता है, एक सल्फेट आता है, सल्फेट का 2- चार्ज है, तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा आयन का, हाइड्रेशन एनर्जी भी उतना ही ज़्यादा होता है। ओके, मोर इज द चार्ज, मोर इज द नंबर ऑफ आयन, मोर इज द हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो इस वाले प्रोसेस में अभी 5 नंबर वाला जो एग्जाम्पल है, इसमें क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट जो है रिलीज करेगा, और इसलिए यहाँ पे जो हीट ऑफ सॉल्यूशन है, ये हीट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सोथर्मिक, और इसका जो अमाउंट है वो 95 माइनस 95.3 किलोजूल होता है, ओके, पर मोल ऑफ द सोल्यूट, ठीक है। तो ये एक आयनिक सॉल्यूशन है जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, और ये आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, तो लैटिस बॉन्ड नहीं है इसमें, तो इसलिए आपको ज़्यादा अमाउंट यहाँ पे लॉस भी नहीं हो रहा है, जो हीट रिलीज हो रहा है उससे आपको इसको तोड़ने में ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट भी नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे लैटिस बॉन्ड नहीं है, ये लिक्विड स्टेट में है ना, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट क्या करेगा, रिलीज करेगा, एंड एज ए होल द प्रोसेस इज बिकमिंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब नेक्स्ट आते हैं, तो पहला लॉ राउल्स लॉ, ठीक है, इस चैप्टर का पहला लॉ है ये राउल्स लॉ। तो राउल्स लॉ में क्या बोला है, आपको एक कंटेनर लेना है सबसे पहले। तो कंटेनर में मैंने वोलेटाइल सॉल्वेंट लिया, ठीक है, लेट अस कंसीडर मैंने इसमें वोलेटाइल सॉल्वेंट लिया, यहाँ पे वोलेटाइल सॉल्वेंट है, और इसमें मैंने क्या करा, ठीक है, ऊपर यहाँ पे खाली है, ठीक है, यहाँ पे वैक्यूम है, कोई एयर मॉलिक्यूल्स नहीं है, तो इसमें मैंने क्या करा, नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड करा, ठीक है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मैंने ऐड करा, ठीक है। तो ऐड करने के बाद क्या होगा, जो सॉलिड मॉलिक्यूल्स है उसका तो अपना कोई वेपर प्रेशर फॉर्म करेगा नहीं, क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल है, लेकिन ये सरफेस ऑक्यूपाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये सरफेस ऑक्यूपाई करेगा तो बिफोर सरफेस ऑक्यूपाइंग, ठीक है, जब सरफेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहा था तब आपका सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है ये क्या कर रहा था, एस्केप कर रहा था, है ना, एस्केप कर रहा था। तो एस्केप करके यहाँ पे वेपर प्रेशर फॉर्म हो रहा था, तो इसमें एक वेपर प्रेशर आएगा, है ना। लेकिन अभी क्या हुआ, जब आपने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड कर दिया है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब आपने इसमें ऐड कर दिया है, तो वो थोड़ा सा सरफेस क्या करेगा, सरफेस को कवर अप कर देगा, ठीक है, कवर कर देगा, और थोड़ा सा वैकेंट रह सकता है, ठीक है। तो यहाँ से अभी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एस्केप करने लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो अभी वेपर प्रेशर आएगा, वो वेपर प्रेशर का अमाउंट थोड़ा सा कम हो जाएगा ऑन एडिशन ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉलिड सोल्यूट, ठीक है। और राउल्स ने ये बोला है, जब आप नॉन वोलेटाइल सॉलिड सोल्यूट ऐड करोगे तो ये वोलेटाइल सॉल्वेंट, तो देयर इज ए lowering in a vapor pressure. Okay, there is a lowering in a vapor pressure, and that relative lowering in a vapor pressure is directly proportional, is equal to the mole fraction of the solute in the solution, ठीक है। राउल्स ने क्या बोला है, राउल्स ने बोला है
राहुल ने बोला है जो आपका लोअरिंग एंड वेपर प्रेशर होगा, मतलब पहले इनिशियली आपका वेपर प्रेशर पी नॉट है जब आपने सोल्यूट ऐड नहीं करा था, ठीक है। तो अभी ऐड करने के बाद क्या हो रहा है, सपोज वो सोल्यूशन अभी सोल्यूशन बन जाएगा ना जब आप सोल्यूट ऐड करोगे, तो सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर लेट अस कंसीडर वो पी है, ठीक है। तो ये हो गया लोअरिंग एंड वेपर प्रेशर। लोअरिंग मतलब कितना कम हो गया है ना, और रिलेटिव लोअरिंग का मतलब होता है डिवाइडेड बाय इनिशियल, ठीक है। तो ये हो गया रिलेटिव वैल्यू, ओके, रिलेटिव लोअरिंग एंड वेपर प्रेशर एंड दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। यही है आपका राउल्स लॉ, ठीक है, दिस इज द राउल्स लॉ, ठीक है। तो नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट अगर आप ऐड करोगे, ठीक है, टू ए वॉलेटाइल सॉल्वेंट, देन देयर इज अ डिप्रेशन, देयर इज अ लोअरिंग इन अ वेपर प्रेशर एंड देयरफॉर रिलेटिव लोअरिंग इन अ वेपर प्रेशर इज एग्जैक्टली इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। इसको अगर हम मोलालिटी में कन्वर्ट करेंगे तो मोलालिटी में कन्वर्ट करने से m इंटू 18 डिवाइडेड बाई 1000 होता है। तो मोलालिटी के टर्म्स में अगर आपको ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर लिखना है तो ये फॉर्मूला हो जाता है पी नॉट माइनस पी डिवाइडेड बाई पी नॉट इज इक्वल टू मोलालिटी इंटू 18 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। इसमें आपको याद रखना है कि ये जो सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट आपका हमेशा वाटर होना चाहिए, वाटर के लिए ही ये फॉर्मूला है, ठीक है। अगर यहाँ पे सॉल्वेंट चेंज हो जाता है, फॉर एग्जांपल अगर बेंजीन हो जाएगा सॉल्वेंट, तो बेंजीन होने से आपको यहाँ पे 18 की जगह क्या लिखना होगा, 78 लिखना होगा, ठीक है। समझ में आया आप लोग को, ठीक है। जो 18 जो है ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ द वाटर है, मतलब, ठीक है। तो अगर आपका सॉल्वेंट ही अगर चेंज हो गया, बेंजीन हो गया, तो आपको मॉलिक्यूलर मास भी चेंज करना पड़ेगा, तब 78 होगा। तो इसमें गलती नहीं करना है, ठीक है। तो अभी के लिए हमारे पास सॉल्वेंट है वाटर, तो इसमें मैं 18 ही लिखने वाला हूँ, ठीक है। इसको मैं 18 लिखने वाला हूँ, तो इसको चेंज कर लेना अगर सॉल्वेंट चेंज कर रहा है तो। इसका एक थर्ड फॉर्म भी है, राउल्स लॉ का एक थर्ड फॉर्म भी होगा। थर्ड फॉर्म ये है कि पी नॉट माइनस पी डिवाइडेड बाई पी, ओके। पी नॉट नहीं, इस बार नीचे पी आ रहा है, डेट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई द मोल ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। तो मैं डिराइवेशन नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ, आप डिराइवेशन भी कर सकते हो। तो डिराइवेशन का इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, डिराइवेशन नहीं पूछेंगे आपको। तो ये फॉर्मूला तीनों याद रखना है, बस ये स्टेटमेंट से आया, डायरेक्ट राउल्स लॉ से आया है, और इससे हम ये लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये किसके लिए, जब आप नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, ठीक है, आप ऐड करोगे इन ए वॉलेटाइल सॉल्वेंट। राउल्स लॉ का और एक फॉर्मेट होता है, जैसे कि ये तीन तो हो गया, ये नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट इन सॉल्वेंट के लिए, वॉलेटाइल सॉल्वेंट के लिए। अगर आप दोनों ही अगर वॉलेटाइल होगा, सपोज आपने क्या करा, एक कंटेनर लिया, कंटेनर में, ठीक है, कंटेनर में आपने क्या करा, इसमें आपने लिक्विड लिया, ठीक है, वो भी वॉलेटाइल है, और जो आप सोल्यूट ऐड कर रहे हो ये भी वॉलेटाइल है, ठीक है, ये भी वॉलेटाइल है, द वॉलेटाइल सोल्यूट, ओके। वॉलेटाइल सोल्यूट इज एडिंग इन अ वॉलेटाइल सॉल्वेंट, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा देर के बाद एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, यहाँ पे वेपर प्रेशर जो है ये आपका ए के लिए भी बनेगा, ठीक है, साथ में वेपर प्रेशर बी के लिए भी बनेगा, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ ए भी बनेगा, वेपर प्रेशर ऑफ बी भी बनेगा, ठीक है। तो वेपर प्रेशर में क्या होता है ना कि उसको हम मोल फ्रैक्शन में हम इसको y से डिनोट करते हैं, हाँ। तो वाई ए एंड वाई बी जो है, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेस, ठीक है। अगर मैं x में लिखता हूँ, x ऑफ ए एंड x ऑफ बी, तो दिस आर ऑल्सो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी बट इन अ लिक्विड फेस। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो राउल्स ने क्या बताया, जब आप वॉलेटाइल सोल्यूट वॉलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड करोगे ना, तो आपका जो वेपर प्रेशर होगा ऑफ ए, ठीक है, ए क्या है, आपका सॉल्वेंट है, that will be equal to, okay, mole fraction of A multiplied by the pure vapor pressure of the A, pure वेपर प्रेशर ऑफ ए, ठीक है। और जो सोल्यूट होगा पी बी, उसका भी वेपर प्रेशर, क्योंकि वो भी तो वॉलेटाइल है, तो वो भी ऊपर जाएगा इस बार, है ना, एट इक्विलिब्रियम। तो वेपर प्रेशर ऑफ बी जो होगा, डेट विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द लिक्विड फेस मल्टीप्लाई बाय द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी, ओके, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, और टोटल जो प्रेशर बन जाएगा सॉल्यूशन का, टोटल वेपर प्रेशर जो बनेगा ऊपर में, जो आपका टोटल वेपर प्रेशर होगा, उसको हम पी टी से डिनोट करेंगे, एंड डेट विल बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ठीक है, पी ए प्लस पी बी। और पी ए मतलब क्या होता है, पी ए नॉट एक्स ए प्लस ये होगा आपका पी बी नॉट एक्स पी, ठीक है। ये हो गया आपका टोटल वेपर प्रेशर अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ व्हेन वॉलेटाइल सोल्यूट इज एडेड टू वॉलेटाइल सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये एक्स ए और एक्स बी में है, ठीक है, ये एक्स ए और एक्स बी में है। इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप एक ओनली सिंपली एक्स ए में भी डिनोट कर सकते हो और एक्स बी में भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको पता है कि एक्स ए और एक्स बी दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन को प्लस करने से हमेशा जितना भी कॉम्पोनेंट है सारा मोल फ्रैक्शन प्लस करने से 1 ही होता है। तो आप यहाँ पे अगर सपोज आपको एक्स ए में आपको रिप्रेजेंट करना है, ये वाला इक्वेशन जो है एक्स ए में रिप्रेजेंट करना है, तो आपको एक्स बी की जगह क्या करना होगा, 1 माइनस एक्स ए आपको लिखना है, ठीक है। तब आपका क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन पी टी इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस
पी बी नॉट एक्स बी की जगह आप 1 माइनस एक्स से लिख लेना इसको, ठीक है। तो लिखने के बाद क्या हो जाएगा, पी नॉट एक्स से प्लस पी बी नॉट, ओके, माइनस एक्स से पी बी नॉट, ठीक है। तो इस दोनों में से आप एक्स से कॉमन ले सकते हो और रह जाएगा पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट एक्स से, ओके, प्लस पी बी नॉट। तो ये हो गया टोटल वेपर प्रेशर, ये हो गया टोटल वेपर प्रेशर, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन बन सकता है इन टर्म्स ऑफ एक्स है, आप एक्स बी में भी आप लिख सकते हो, ठीक है। एक्स बी में क्या हो जाएगा देखना यहाँ पे, तो पी टोटल क्या है, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, ठीक है। और आपको एक्स बी के टर्म्स में लिखना है, तो एक्स ए क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी, ये आप यहाँ पे पुट कर लेना। तो पी ए नॉट 1 माइनस एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी, ठीक है। तो ये हो गया पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी, ठीक है। तो ये हो गया पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी। तो ये एक्सप्रेशन भी आपको आप इस तरह से डिराइव कर सकते हो, ठीक है। मतलब कोई भी हो सकता है आपको ऑप्शंस में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, अगर आपने वोलेटाइल सॉल्यूट, अगर वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, तो ये वाला भी हो सकता है और पहले वाला जो है रिलेशन ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी आप लिख सकते हो, लेकिन इसमें आपको एक बात ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें जो मैंने वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा है, वोलेटाइल सॉल्वेंट में जो मैंने ऐड करा वोलेटाइल सॉल्यूट को, दोनों एक और एक में क्या हो रहा है, मिसिबल हो रहा है, ओके, दे आर मिसिबल टू ईच अदर। मिसिबल माने वोलेटाइल सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में कुछ इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो मिसिबल सॉल्यूशन के लिए ये सारा फॉर्मूलास है। अगर ये इमिसिबल होगा, ओके, इफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर मिसिबल, ओके, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर immiscible but both are volatile, ठीक है, but both are volatile, दोनों volatile है लेकिन miscible नहीं है, ठीक है। तो volatile है तो दोनों का ही वेपर प्रेशर होगा। एक कंटेनर आपने लिया, कंटेनर में क्या हुआ, कंटेनर में आपने ए भी लिया और बी भी लिया, ठीक है। ए और बी आपका मिक्स नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन दोनों ही वेपर प्रेशर फॉर्म करेगा, है ना। तो यहाँ पे पी ए भी होगा, पी बी भी होगा, तब आपका टोटल वेपर प्रेशर क्या होता है, टोटल वेपर प्रेशर होता है पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट, ठीक है। स्ट्रेटली ये लिख देना, पहले क्या था, पी ए प्लस पी बी था, लेकिन अभी क्या हो जाएगा, पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट। तो ओनली फॉर, ठीक है, ओनली फॉर ये किसके लिए है, इमिसिबल के लिए, ठीक है। अगर इमिसिबल है, इमिसिबल होता है किसी तरह का इंटरेक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है, मतलब सॉलिड और सॉल्वेंट के बीच में किसी तरह का इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तब आपको ये वाला फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। सो अभी हमें जो फाइनली इक्वेशन मिला था, पी टोटल इक्वल टू पी ए नॉट एक्स से प्लस पी बी नॉट एक्स बी, इसका हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसका हम इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो अभी मैं ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूँ वेपर प्रेशर वर्सेस कंपोजिशन, ठीक है, वर्सेस कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब मोल फ्रैक्शन, ठीक है। इस तरफ कंपोजिशन है, इस तरफ आपका वेपर प्रेशर है। तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट में मैं क्या करता हूँ, सिर्फ एक्स से लेता हूँ और इस वाले पॉइंट में सिर्फ एक्स भी लेता हूँ, ठीक है, और दोनों को मिक्स कर दूंगा। तो यहाँ पे एक्स से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसमें एक्स भी इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का जो हाईएस्ट वैल्यू होता है वो 1 होता है ना। तो एक्स ए का 1 है, तो इस वाले पॉइंट में एक्स बी का क्या हो जाएगा 0 और इस वाले पॉइंट में एक्स ए का क्या हो जाएगा 0। तो इस तरफ जैसे मूव कर रहा हूँ एक्स बी का अमाउंट बढ़ते जा रहा है और इस तरफ जैसे मूव कर रहा हूँ एक्स ए का अमाउंट बढ़ते जा रहा है ना। इस तरफ मूव करने पर एक्स बी का अमाउंट बढ़ रहा है और एक्स ए का अमाउंट कम हो रहा है, और इस तरफ मूव करने पर एक्स ए का अमाउंट बढ़ रहा है लेकिन एक्स बी का अमाउंट कम हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ है, ग्राफ इस तरह का होगा। सपोज लेट अस कंसीडर वेपर प्रेशर यहाँ पे है, ठीक है, ए के लिए, और बी के लिए सपोज यहाँ पे है, ठीक है। तो टोटल वेपर प्रेशर जो होगा ये वाला होगा, मतलब ए का जो वेपर प्रेशर है वो कम हो रहा है ना, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो कम हो रहा है तो डिक्रीज हो गया, ये बन जाएगा, ठीक है। अगर इंक्रीज हो रहा है और एक्स बी के लिए क्या होगा, ये यहाँ पे हाईएस्ट है और यहाँ पे लोएस्ट है, तो दोनों को मैं ज्वाइन कर देता हूँ। तो ये वाला जो ग्राफ है नीचे वाला, ये जो ग्राफ होगा ये डिनोट करेगा पी ए, ठीक है, और ये डिनोट करेगा पी बी, और ये होगा पी टोटल, ठीक है। और इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर लिखा है, इसको थोड़ा सा नीचे लिखा है। यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे क्या होगा, ये होगा पी ए नॉट, ठीक है, और इस वाले पॉइंट पे क्या होगा, ये होगा पी बी नॉट। तो पी बी नॉट थोड़ा सा ऊपर है, पी बी नॉट थोड़ा सा ऊपर है, तो इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं कि बी जो होगा वो बी थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल है, बी इज़ मोर वॉलेटाइल, वी इज़ मोर वॉलेटाइल देन ए, वी इज़ मोर volatile
देन ए, ठीक है। तो ज़्यादा वोलेटाइल होने के कारण ही उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है। जितना ज़्यादा वोलेटाइल होगा उतना जल्दी वो वेपर पे कन्वर्ट हो जाएगा, एस्केप करेगा लिक्विड फेज से। तो लिक्विड फेज से कन्वर्ट होकर वेपर फेज में जाएंगे और तो ज़्यादा वोलेटाइल बोलेंगे हम उसको, है ना। तो अगर बी का वोलेटिलिटी अगर ज़्यादा है ए से, वेपर प्रेशर अगर ज़्यादा है, तो बी का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी, वो क्या हो जाएगा, वो कम होगा। ज़्यादा बॉइल करना ज़रूरी नहीं होगा, है ना। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी इज़ लेस देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो ये बात भी आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ से ये रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ये हो गया आपका आइडियल सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। मतलब जो राउल्स लॉ है, इट इज़ ओनली अप्लाई फॉर द आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन मतलब क्या था कि यहाँ पे जो ए बी इंटरेक्शन होगा, ए बी इंटरेक्शन इज इक्वल टू ए इंटरेक्शन एंड बी बी इंटरेक्शन, ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए ही यूज़ होता है राउल्स लॉ, और आइडियल सॉल्यूशन या फिर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, ओके। तो राउल्स लॉ only apply to dilute solution, dilute and ideal solution, ठीक है। डाइल्यूट क्यों? क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन से वो आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं, ओके। आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि राउल्स लॉ इज ओनली अप्लाई फॉर द डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड द आइडियल सॉल्यूशन। अब ये डेल्टोन्स आते हैं इसके बाद। डेल्टोन्स आके क्या बोलता है, डेल्टोन ने भी एक इसमें फॉर्मूला दिया है, डेल्टोन्स लॉ, ओके। डेल्टोन्स ने बोला है जो आपका वेपर फॉर्म होता है, जो आपका वेपर फॉर्म होता है कंटेनर में ऊपर में, ठीक है, और जो वेपर का जो वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन होगा, ठीक है, यहाँ पे जो आपका ए का मोल फ्रैक्शन होगा उसको हम वाई से डिनोट करेंगे ए का, और बी का भी हम वाई बी से डिनोट करेंगे, ठीक है। और जो वेपर प्रेशर होता है उसके लिए अभी मतलब ए के लिए जो वेपर प्रेशर होगा डेट विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द वेपर फेज इनटू टोटल प्रेशर। तो दिस इक्वेशन, दिस रिलेशन इज गिवन बाय द डेल्टोन। तो पी ए हो गया पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द वेपर फेज मल्टीप्लाई बाय द टोटल वेपर प्रेशर, ओके। तो पी बी के लिए क्या हो जाएगा, पी बी के लिए आपका वाई बी इंटू पी टोटल, ठीक है। तो फिर आपको पता था कि आपको पहले से पता है कि पी ए और पी बी, ठीक है। तो पी ए क्या होता है, पी ए इक्वल टू होता है पी ए नॉट इंटू एक्स ए। एक्स ए क्या है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द लिक्विड फेस, और वाई ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द वेपर फेस। तो अभी दोनों में अगर आपको रिलेशन चाहिए तो ये पी ए है और ये भी पी ए है, दोनों को इक्वल कर दीजिए, बस हो जाएगा, है ना। तो डियरफॉर हम क्या लिख सकते हैं कि वाई ए इंटू पी टोटल, ओके, विल बी इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स है, ठीक है। तो मैं रिलेशन इसलिए निकालूँ कि इसमें ग्राफिकल एक प्रॉब्लम होता है, ग्राफ रिलेटेड प्रॉब्लम पूछा जाता है इसमें। और पी बी इक्वल टू क्या होता है, पी बी नॉट इंटू एक्स भी था, तो इसको भी आप इक्वल कर दीजिए, ये भी पी बी है ना। तो वाई बी इंटू पी टोटल इज इक्वल टू पी ए नॉट पी बी नॉट इंटू एक्स बी, ठीक है। तो यहाँ से वाई ए इक्वल टू क्या होगा, वाई ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए डिवाइडेड बाई पी टोटल, और यहाँ से वाई बी इज इक्वल टू क्या बनेगा, वाई बी इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी डिवाइडेड बाई पी टोटल, ठीक है। वाई ए क्या है, मोल फ्रैक्शन, वाई बी क्या है, ये भी मोल फ्रैक्शन। तो दोनों मोल फ्रैक्शन को अगर मैं प्लस करूँगा तो क्या बनेगा, दोनों मोल फ्रैक्शन को प्लस करने से 1 आना चाहिए, है ना। तो ये दोनों को प्लस कर देते हैं, पी ए नॉट एक्स ए डिवाइडेड बाई पी टोटल इज इक्वल टू प्लस, ओके, इक्वल नहीं प्लस होगा, प्लस पी बी नॉट एक्स बी डिवाइडेड बाई पी टोटल इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम पी टी को निकाल के पी टी को यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो हमें फाइनली क्या मिला, पी ए नॉट एक्स ए, पी ए नॉट एक्स ए, पी ए नॉट एक्स ए डिवाइडेड बाई पी टोटल प्लस पी बी नॉट एक्स बी डिवाइडेड बाई पी टोटल इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी इज इक्वल टू पी टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे एक ग्राफ बन सकता है पी टोटल वर्सेस पी एक्स, ठीक है। तो पी टोटल वर्सेस एक्स ए या एक्स बी, तो एक्स ए लेता हूँ, तो एक्स ए लेने से आपको हो जाएगा वाई इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। तो इस तरह का ग्राफ होगा, ठीक है। मतलब पी टी इज इक्वल टू प्लस सी हो जाएगा, सॉरी, पी टी इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, ठीक है। तो ये हो गया वाई,
ये हो गया आपका x, ये m हो गया, और ये c, y को mx प्लस c। तो ग्राफ होगा आपका ऐसा, ठीक है, ग्राफ होगा आपका ऐसा। यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा पी ए नॉट, ठीक है। तो इस तरह के ग्राफिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर इसको आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, देखिए एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होगा, ये इक्वल टू 1 होता है ना। और इस वाले पहले वाले जो हमने इक्वेशन निकाले थे उसमें क्या था, देखिए यहाँ पे एक्स से इक्वल टू क्या होता है, एक्स से इक्वल टू वाई ए पी टी बाई पी ए नॉट, वाई ए पी टी वाई ए पी टी बाई पी ए नॉट, ठीक है। और एक्स बी इक्वल टू क्या होगा, वाई बी पी टी बाई एक्स बी नॉट, ठीक है। तो दोनों को प्लस करेंगे तो 1 है। तो यहाँ से अब एक काम करूँ, वाई ए बाई पी ए नॉट प्लस एक्स बी की जगह क्या लिख सकते हैं, वाई बी बाई एक्स बी, सॉरी ये एक्स बी नहीं, ये पी बी नॉट होगा, ये पी बी नॉट, पी बी नॉट ओके विल बी इक्वल टू 1 बाई पी टोटल, ठीक है। मतलब ये पी टोटल जो है मैंने ये कॉमन लेके यहाँ पे रखा। तो यहाँ पे भी आपको ग्राफ ड्रॉ करने दे सकता है, 1 बाई पी टी वर्सेस 1 बाई पी टी वर्सेस वाई ए, सपोज वाई ए। तो ये भी आपका स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। इसमें स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा 1 बाई पी ए नॉट, 1 बाई पी ए नॉट, ठीक है।